हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मिशन IAS PCS में आपका स्वागत है। हम लोग सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड आप ऐसे ही अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें एंड वी विल कंटिन्यू टू पोस्ट द वीडियोज़ ऑफ ऑल दीज पॉलिटी लेक्चर सीरीज। ठीक है, एंड समय समय पर आपको जो भी डाउट है वो आप हमें बताते रहना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं उसे क्लियर करता जाऊंगा। एंड मैंने आपको बताया था वी हैव लॉन्च द फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव एंड डेली बेसिस पे क्वेश्चन पोस्ट किए भी जा रहे हैं। आप उसका पार्टिसिपेशन कर सकते हो। इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आपको फ़ायदा उठाना है एक्चुअली। ठीक है, बिकॉज ये जो आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है यही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। इस विचारधारा में नहीं रहना है कि पहले हमें टॉपिक ख़त्म करने हैं एंड पूरा बुक ख़त्म करना है, उसके बाद हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। दिस बिलीफ सिस्टम इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। वंस द टॉपिक गेट्स फिनिश्ड यू शुड स्टार्ट राइटिंग द आंसर एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज तब आपका रिटेंशन पावर भी बढ़ेगा एंड आपको ज़्यादा रिकॉल करने में परेशानी भी नहीं आएंगी, है ना। तो उस डायलॉग में नहीं रहना है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो परसों एंड अभी तो इतने समय बचे हुए हैं तो करेंगे ना परसों। वो डायलॉग में नहीं रहना है। ठीक है, तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट। ठीक है, चाहे वो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो फिर आपका मेंस का ही क्यों ना हो, द प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। ये पुरानी डायलॉग है लेकिन इट इज़ स्टिल रिलेवेंट। सो यू नीड टू प्रैक्टिस एंड इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करवा रहा हूँ। ठीक है, आज जो आपका डे 2 है उसका भी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ओनली 10 to 12 मिनट्स की वीडियोज होंगी एंड वो आपको पूरा जो कंसेप्ट क्लियरिटी, आंसर राइटिंग अप्रोच वो सब आपका क्लियर कर देगा। ठीक है, बस आपको स्टेप लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेनी है। अपने बॉडी को रोकिए मत, बिकॉज हमारा माइंड जो है वो अपने आप को रोकने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा, अरे करेंगे ना, अरे करेंगे ना परसों। तो ये सब एटीट्यूड ख़त्म करनी है। द एटीट्यूड मस्ट बी कि डू इट नाउ एंड इफ़ दिस एटीट्यूड इज़ देयर देन आप डेफिनेटली काफ़ी आगे तक जाओगे, काफ़ी अच्छी चीज़ें अचीव कर पाओगे। सो डू इट नाउ फिलोसफी को फॉलो करना है रेदर की बरसों वाली फिलोसफी। ठीक है, तो ज़रूर लाभ उठाएं आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। मैं तो रिव्यू करूँगा ही। अगर मैं आपको सर्विस देने के लिए तैयार हूँ तो आपको सर्विस लेनी है। ठीक है, अदरवाइज ऐसे कोई भी आपको इंस्टीट्यूट इस प्रकार की सर्विस नहीं देंगी, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड आपको उसका लाभ उठाना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज हमें डिस्कस करना है पार्ट 2 ऑफ द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है हम लोगों ने कुछ अच्छा खासा टॉपिक डिस्कस कर लिया था और ये सब जो सैलिएंट फीचर्स का मैंने आपको समरी बताया है ना, इसको एज ए चैप्टर आपको मान कर नहीं चलना है। इसको आप मान के चलो कि पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे ना तो आप इन पॉइंट्स को यूटिलाइज कर सकते हो। ये सब कीवर्ड है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट या लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, कितने भारी भारी शब्द है। तो इन सब को यूटिलाइज करना है, इंटीग्रेट करना है। दैट्स व्हाई यूपीएससी टॉक्स अबाउट इंटीग्रेटिंग द सिलेबस, लिंकिंग द सिलेबस। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फॉर एग्जाम्पल कहीं कुछ वायलेशन हो रहा है रूल रेगुलेशन का, आप डायरेक्ट कोट कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स का। सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज को कोट कर सकते हो, है ना। डीपीएसपी के प्रोविजंस को उठा कर दे सकते हो। कंक्लूजन में डीपीएसपी के प्रोविजंस को मेंशन कर सकते हो कि हमें डीपीएसपी के प्रोविजंस को अच्छे से इंप्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है ना। तो ये सब सजेशंस यूज कर सकते हो आप। तो डोंट थिंक दैट इट इज ए सेपरेट चैप्टर, इट कैन बी यूटिलाइज इन ऑल द पॉलिटी टॉपिक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेकुलर स्टेट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, एडल्ट सफरेज है। तो ये सब जो फीचर्स हैं ना वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं। कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, कहीं पर भी आप यूटिलाइज करना है। इसलिए इस अप्रोच से आपको पढ़ना है। और मैंने लेंथेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब कुछ फीचर्स तो बता ही दी थी और ये सब मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया था रिटेन और रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंसेस है एंड वेरियस सोर्सेज के बारे में मैंने बताया था, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब आपको डिटेल से मैंने आपको बताया था। फेडरल सिस्टम है हमारा, क्वासी फेडरल सिस्टम है, क्यों है क्वासी फेडरल सिस्टम, वी हैव टॉक ऑल दीज। एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या बेसिक फीचर्स होते हैं इसके, कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
को फॉलो किया रेदर देन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर दिए थे आपको। एंड आज हमें देखना है नेक्स्ट, दैट इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस जो है पोस्ट की जाती हैं एंड रेदर जो भी अपडेट्स हैं आपके कोर्सेज को लेकर, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं अपडेट की जाती है। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट फीचर है हमारा सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का सिंपल सा मतलब है कि जो पार्लियामेंट है ना वो सुप्रीम है, सुप्रीम बॉडी, यानी कि वो जो लॉ चाहे बना सकती है ना, जो लॉ चाहे वो ख़त्म कर सकती है। ये हुआ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। एंड जब हम बात करते हैं जुडिशियल सुप्रीमेसी की, तो जुडिशियल सुप्रीमेसी सिंपल शब्दों में कहें तो जुडिशरी इज द सुप्रीम, जुडिशरी से बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ भी बनाती है तो जुडिशरी के पास पावर है कि उसको वो खारिज कर सकती है। तो ये होता है जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो क्या इंडिया में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है क्या? तो इंडिया में बेसिकली मिक्सचर ऑफ बोथ है, यानी कि कहने का मतलब आपको ही पता है ना, हमारा पार्लियामेंट इतना भी सुप्रीम नहीं है कि वो जो मन चाहे वो कर सकती है ना, जो लॉ लेकर आना चाहे वो ला सकती है, बिकॉज वी हैव द जुडिशियरी। उसी प्रकार से जुडिशियरी जो करना चाहे वो नहीं कर सकती, बिकॉज वी हैव द पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है ना, एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट डिस्कस करती है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी चलता है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है इतनी ज़्यादा सुप्रीम है कि वो कोई भी लॉ बनाना चाहे तो बना सकती है, जुडिशरी के पावर को घटाना चाहे तो घटा सकती है, इतनी ज़्यादा सुप्रीम है। आप सोच कर देखो, क्या इंडिया में इतनी ज़्यादा पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है क्या हमारे पार्लियामेंट के पास? तो जाहिर सी बात है नहीं है, बिकॉज दोनों बैलेंस करती है इंडिया में। कभी आप देखोगे कि जुडिशरी जो है पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को खारिज कर देती है, कभी पार्लियामेंट जो है जुडिशरी के रूलिंग्स को खारिज कर देती है। क्योंकि इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा, जो आपका 1960-70 का दौर था ना, वो इसी प्रकार का दौर था। तो ये हमने डिस्कस किया। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, मैंने देखो मेंशन भी किया है यहाँ पर, कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होता है एंड कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट एंड इट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बिकॉज ब्रिटेन में आपका पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी चलती है। जबकि जो प्रिंसिपल है जुडिशियल सुप्रीमेसी का, यहाँ पर क्या होगा, जुडिशरी सुप्रीम, एंड ये आपका अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में चलता है। ठीक है, एंड अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चलता है बिकॉज जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करी जाती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये क्या है बेसिकली? तो जैसे पार्लियामेंट कोई बिल लाता है अपने हाउस में, उसको पास कराने का प्रयास करता है, तो एक प्रोसीजर होता है जिसे फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे इंडिया की ही बात करें तो जो प्रोसीजर है बिल को पास करवाने का पार्लियामेंट में, वो फॉलो किया जाता है कि पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, एंड ज़रूरत पड़े तो फिर प्रेसिडेंट का पहले प्रायर एसेंट लिया जाता है सर्टेन बिल को लेकर। उसके बाद बेसिकली लोकसभा या फिर राज्यसभा में पेश होगा, वहाँ से डिस्कस हुआ तो फिर वो राज्यसभा या फिर लोकसभा में जाएगा। ठीक है, यानी कि एक हाउस में डिस्कस हुआ, उसके बाद दूसरे हाउस में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंशियल असेंट होगा, उसके बाद बेसिकली वो बिल जो है वो लॉ बन जाएगा। तो ये प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, कि हाँ कोई भी अपने बिल जो लाया वो क्या प्रोसीजर को फॉलो किया या नहीं किया। एंड इंडिया में जनरली आपका प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ सिस्टम चलता है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ये देखेगा कि कोई जो बिल है या फिर कोई एक्ट है जो इश्यू में रहा है, क्या उस बिल को पास करने के लिए प्रॉपर प्रोसेस या प्रॉपर प्रोसीजर जो संविधान में मेंशन किया गया है वो पालन किया गया है या नहीं किया गया। तो जनरली हमारी जो जुडिशरी है वो ये देखती है। ठीक है, लेकिन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की गई है कि भाई साहब ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हम देखेंगे कि हाँ कोई भी बिल है वो सही तरीके से सही प्रोसीजर से पास किया गया या नहीं किया गया। साथ ही साथ हम इंटेंशन भी देखेंगे पार्लियामेंट का कि जो
लॉ या फिर बिल लाने का इंटेंशन है क्या कोई डिस्क्रिमिनेटरी इंटेंशन तो नहीं है, क्या किसी के अधिकार को कम करने का तो इंटेंशन नहीं है, ठीक है, क्या पार्टिकुलर सेक्शन के राइट्स को कट करने के लिए तो नहीं है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम इंटेंशन भी देखते हैं कि व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड द मेकिंग और द ब्रिंगिंग ऑफ द बिल। तो ये जरूर याद रखनी है। तो जाहिर सी बात है जब इंटेंशन देखेंगे तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो वाइडर हो जाएगा व्हेन वी कंसिडर द इश्यू, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये बातें हो जाती है। दैट्स वाई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आपका जुडिशरी को वाइड पावर दे देता है, ठीक है। एंड इंडिया में आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इनेबल किया था आर्टिकल 21 को लेकर, बिकॉज आर्टिकल 21 की बात करें तो ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अगर किसी की लाइफ को थ्रेटन करने के लिए या फिर यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी के लाइफ पर खतरा है, ठीक है, उनके लाइफ के अधिकार पर खतरा है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तो इंटरवीन करेगा ना। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनेबल भी किया गया था। तो दैट्स वाई जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड जो अमेरिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर आपको जुडिशियल सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। एंड ब्रिटेन में क्या है आपका पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी देखने को मिल जाती है। लेकिन इंडिया की खास बात यह है कि मैंने आपको बताया इंडिया हमेशा मिडिल पाथ फॉलो करता है, किसी भी एक सिस्टम को सुप्रीम करने का अधिकार हमारे संविधान ने नहीं दिया है, ठीक है। एंड दैट्स वाई द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रिफर्ड ए प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ बोथ द सिस्टम, ठीक है, यानी कि नाइदर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर सुप्रीम बट दे बैलेंसेस ईच अदर, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो कभी पार्लियामेंट नाराज हो गया तो फिर जुडिशरी, ठीक है, या फिर कभी जुडिशरी नाराज होगी तो पार्लियामेंट थोड़ा सा बैलेंस करेगा। इस प्रकार का सिस्टम हमारे यहाँ चलता है। एंड यहाँ पर देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है जुडिशियल रिव्यू के पावर के तहत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सबको जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि कोई बिल है, कोई रूल्स है, कोई एक्ट है, इसको हम रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग आवर ऑन ऑर्डर्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने लेट से कोई जजमेंट पास किया हो तो फिर उसका भी रिव्यू किया जा सकता है। तो ये सब बातें आपका जुडिशियल रिव्यू में आती है। उसी प्रकार से जो पार्लियामेंट है उनको पावर दी गई है कि वो संविधान के मेजर पोर्शन को अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि अमेंडिंग पावर तो पार्लियामेंट के पास ही दी गई है ना। तो ये बात है। तो एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जैसे आपका NJAC आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट ने तो कानून ले आया कि हाँ भाई साहब NJAC एक कमेटी होगी जो जजेज को अपॉइंट करने का काम करेगी। अभी क्या सिस्टम है, कलीजियम सिस्टम है। लेकिन जब ये NJAC पारित हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस NJAC वाले सिस्टम को ख़त्म कर दिया बाय सेइंग कि ये जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है उसको थ्रेटेन करता है, ठीक है। तो कहीं कहीं आप देखते हो कि जुडिशरी एक्ट करती है ना, कहीं कहीं आप देखोगे कि पार्लियामेंट एक्ट करती है। तो ये सिस्टम चलता रहता है। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। एंड उसके बाद चलते हैं हम रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ पहले के समय की कंपैरिजन करते चलते आपको एक दुनिया में ले जाके, यानी कि एंशिएंट इंडिया चलो या फिर मेडावल इंडिया चलो। तो उस समय आपको ध्यान होगा कि जो भी राजा महाराजा होते थे वो अपने रूल जो है वो अपने साथ लेके चलते थे, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने बोल दिया वो रूल हो गया, है ना, जो उन्होंने डिसीजन दे दी वो रूल हो गया। लेकिन आज के सिस्टम में क्या ऐसा है क्या कोई व्यक्ति जो बोल देगा क्या वो रूल बन जाएगी? ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अब हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। पहले क्या था, किंग ही रूल था, किंग ही रूल बनाता था, किंग ही रूल को भंग करता था। तो सब कुछ जो किंग है या फिर अथॉरिटी है वही होती थी। लेकिन आज जो है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ एक प्रॉपर वेल इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है रूल ऑफ लॉ भी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने संविधान को अहमियत दिया है। एंड जब हम संविधान को इम्पोर्टेंस देंगे तो रूल ऑफ लॉ को इम्पोर्टेंस अपने आप मिल जाती है, ठीक है। तो वी हैव द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, रूल का चलेगा, यानी कि कानून का चलेगा, है ना। कोई व्यक्ति का नहीं चलेगा, कोई राजा महाराजा का नहीं चलेगा कि जो बोल दिया वही
मान लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ सिंपली मीन्स इट इज द लॉ विच विल प्रिवेल, ठीक है। तो अगर कोई रूल में कोई क्राइम का अगर 15 साल इम्प्रिजनमेंट दिया गया है तो 15 साल ही दिया जाएगा, ठीक है, सज़ा काटना हुआ। ऐसा नहीं कि अगर वो किसी का दुश्मन है या फिर यूँ कह सकते हो कि दोस्त है तो सज़ा कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी हैव द रूल ऑफ लॉ। एंड रूल ऑफ लॉ आप भी समझिए तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक पिलर है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, जनता जनार्दन जो है वो गवर्नमेंट को चुनती है, एंड जब गवर्नमेंट को चुनेगी तो सारे जनता को इक्वली तो ट्रीट किया जाएगा ना, बिकॉज डेमोक्रेसी मीन्स क्या, वी हैव द इक्वल वोटिंग पावर कि हम किसी कैंडिडेट को वोट देकर हम जिता सकते हैं। तो जब एक व्यक्ति को इक्वल वोट देने का अधिकार दिया गया है तो उसी प्रकार से जो भी गवर्नमेंट होंगे उन्हें कहीं ना कहीं इक्वल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सिटीजन्स के साथ, ठीक है। तो ये रूल ऑफ लॉ है। एंड रूल ऑफ लॉ में और क्या क्या बातें हो जाती हैं तो देख सकते हो, रूल ऑफ लॉ में आर्बिट्रेरीनेस नहीं रहेगी। आर्बिट्रेरीनेस यानी कि सब्जेक्टिविटी, कि भाई साहब कोई भी क्राइम का अगर 5 साल का सज़ा दिया गया है तो इसका मतलब वो नहीं कि हम 10 साल का सज़ा अपने मन मर्जी से जोड़ देंगे, ठीक है। तो कोई आपका सब्जेक्टिव एक्शंस नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव जो कानून कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो ये है, देयर इज़ नो रूम फॉर आर्बिट्रेरीनेस। एंड जो भी इंडिविजुअल है उसको सेम फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने का मौका मिलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स, ऑल दे एंजॉय द सेम फंडामेंटल राइट्स, ये आपको पता है। एंड साथ ही साथ जब भी हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे ना तो ये ध्यान रखना है आपको कि कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी होगी जो पूरा जो सैंक्टिटी है लॉ ऑफ लैंड को उसको मेंटेन करेगा। तो हमारे देश में वो अथॉरिटी कौन है, जुडिशरी, जो देखते रहती है कि क्या रूल ऑफ लॉ का पालन हो तो रहा है नहीं या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ अगर देखेगा कि नहीं हो रहा है तो वहाँ पर जुडिशरी एक्ट कर जाती है, ठीक है। जहाँ पर देखेगा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वहाँ पर जुडिशरी एक्ट कर सकती है। जहाँ पर देखेगा कि संविधान का वायलेशन हो रहा है तो वहाँ पर जुडिशरी एक्ट कर जाएगी। तो जो हाईएस्ट जुडिशरी है, खासकर अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो एक प्रकार से कहते हैं ना कि जो संविधान का रखवाला हम कह सकते हैं इसको, तो सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का रखवाला है, ठीक है, इन मेंटेनिंग द सैंक्टिटी ऑफ द लॉ ऑफ लैंड। या फिर हम कहते हैं ना कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने जो भी फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो अधिकार हमें मिले हैं हम इंजॉय करते हैं, है ना, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। तो ये सब जो भी फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में दिए गए हैं। एंड रूल ऑफ लॉ होगा तभी तो ये सब फंडामेंटल राइट्स हम इंजॉय कर सकेंगे। आप कल्पना करिए, एक बार सोचिए कि व्हाट विल हैपन टू आवर फंडामेंटल राइट्स अगर रूल ऑफ लॉ ही ना हो, तो क्या फंडामेंटल राइट्स टिकेंगी? तो जाहिर सी बात है आपके मन में आ रहा होगा कहाँ से टिकेंगी, जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, जब लॉ की चलती ही नहीं है, तो 1000 फंडामेंटल राइट्स आपको हम दे देंगे तो क्या आप इंजॉय कर सकेंगे, है ना। तो वही बात होती है। इसीलिए आर्टिकल 14 या फिर फंडामेंटल राइट्स का सिग्निफिकेंस तभी होगा व्हेन वी हैव द रूल ऑफ लॉ। एंड रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए वी हैव द जुडिशरी, है कि नहीं है। तो ये बात है। एंड जुडिशरी की बात ही कर रहे थे, वी हैव द नेक्स्ट फीचर्स इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। याद रखना है आपको, जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या फिर इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे देश में इंटीग्रेटेड जुडिशरी चलता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी यानी कि सबसे टॉप लेवल पर वी हैव द एपेक्स कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। एंड फिर उसके नीचे हम जाएंगे तो वी हैव द हाई कोर्ट। एंड उसके नीचे हम जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद हम जाते हैं तो सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया ना, ये बहुत सारी चीज़ें ये बताता है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम आप में इनकॉर्पोरेट किया है। तो इंटीग्रेटेड मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, जो भी ऑर्डर्स होगा, वो पूरे कोर्ट को मानना पड़ेगा, पूरा कोर्ट उसे अप्लाई करेगा, ठीक है। ये है इंटीग्रेटेड। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अपना अलग फैसला दे रही है, जो हाई कोर्ट है डिफरेंट स्टेट में वो अपना अलग फैसला दे रही है, उसको कोई नहीं मान रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ। इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, ठीक है।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो ये है आपका इंटीग्रेटेड जुडिशरी। एंड आपको पता है हमारे देश में भले ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कोऑर्डिनेटेड वे में एक्ट करते हैं, लेकिन जुडिशरी जो है उसको इंडिपेंडेंट बनाया गया है सो दैट जो हमारा रूल ऑफ लॉ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी है वो बरकरार रहे, वो बनी रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स है उनका पालन होता रहे। ठीक है, तो ये सब बातें। तो इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है, यानी कि इट विल बी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। दैट्स वाई आपको भी पता है ना, जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, खासकर सुप्रीम कोर्ट जज हो या फिर हाई कोर्ट का जज हो, वो कलीजियन सिस्टम के माध्यम से होता है। और कलीजियन सिस्टम में कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का रोल नहीं है, बस जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बेसिकली अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन मेनली आपका कलीजियन सिस्टम की तरफ से आता है। तो ये भी एक एग्जांपल है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंसी मेंटेन्ड है। एंड फिर यहाँ पर देख सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट है, यानी कि सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी वाला कोर्ट कह सकते हो हमारे जुडिशियल सिस्टम में। एंड सुप्रीम कोर्ट के नीचे वी हैव द हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। आप हमें एग्जांपल दीजिए कि ऐसे कितने हाई कोर्ट है जहाँ मोर देन 1 स्टेट के जुरिडिक्शन चलते हैं। ठीक है, तो आप हमें एग्जांपल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड हाई कोर्ट के अंदर आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट का हायर चलता है, यानी कि हाई कोर्ट के नीचे आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, दैट इज योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द अदर लोअर कोर्ट्स। एंड सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो फेडरल कोर्ट है, यानी कि कोई भी स्टेट बिटवीन द स्टेट कोई अगर डिस्प्यूट हुआ या फिर स्टेट या सेंटर के बीच कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो मैटर कहाँ डील किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में डील किया जाएगा। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज फेडरल कोर्ट एंड इट इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अब हाई कोर्ट का फैसला कहाँ चैलेंज किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सब ध्यान रखना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो मैंने रेड कलर में अंडरलाइन किए, यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आपका फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इतना अहमियत रखते हैं हमारी जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, एंड दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं सो दैट जो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी है या फिर हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंसी है वो इंश्योर्ड रहे। ठीक है, वो इंटैक्ट रहे। तो ये हमने देखा है। अब यहाँ पर देख लो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, काफ़ी मस्त डायग्राम है एंड अल्टीमेटली यू विल रियलाइज दैट। ठीक है, यहाँ पर ये जो एरो सब दिख रहा है ना, यहाँ पर देखना, ये जो सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, ये स्क्रीन हो सकता है आपको ना दिखे, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में देखो, उसके अंतर्गत हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इन सारे जो नीचे वाले कोर्ट्स है उनको मॉनिटर करता है। जो भी वो ऑर्डर पास करेगा वो इन सब कोर्ट्स पर माना जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद आप देख लो हाई कोर्ट है। ठीक है, एंड हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे देखोगे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट आ रहा है, यानी कि हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी रेगुलेट करता है या फिर एक प्रकार से मॉनिटर करता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब कुछ फीचर्स है, वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज फीचर्स। पहला फीचर तो यही है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो जो भी डिसीजन या जो भी फैसले आएंगे ना वो बाइंडिंग होंगे ऑन ऑल द कोर्ट। दैट्स वाई कभी कभी ऑर्डर आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते हैं तो पूरे देश में लागू हो जाते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जजेज का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स के जो जजेज हैं। ठीक है, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये बहुत बार हुआ भी है। ये सब भी आपका कलीजियम सिस्टम के ही अंतर्गत होता है। ठीक है, चाहे ट्रांसफ़र ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट हो या फिर आपका रिकमेंडेशन करना हो प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेज के अपॉइंटमेंट के लिए। एंड साथ ही साथ चूँकि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है इंडिया का, तो कोई भी केस किसी दूसरे कोर्ट में पेंडिंग है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे वो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट में हो, तो कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ। ठीक है, एज वेल एज ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं केसेस को फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, काफ़ी मस्त डायग्राम है ये। एंड हम उसके नीचे चलते हैं हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो है उनका काम है कि वो अपील हेयर कर सकते हैं फ्रॉम द लोअर कोर्ट। अपील मतलब समझते हो ना कि लेट से कि कोई फ्रेश केस फाइल की गई
लोअर कोर्ट में, लेट्स से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अब वहाँ से जो विक्टिम है ना, संतुष्ट नहीं हुआ, तो फिर वो क्या करेगा कि उसके ऊपर के कोर्ट में जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं अपील करना। तो वो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। एंड अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी हम जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट में क्या है? इट कैन हियर अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स, ये तो हमने देखा ही। साथ ही साथ हाई कोर्ट रिट इश्यू कर सकता है फॉर रीस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज फॉर अदर पर्पज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए ही रिट इश्यू करेगा। दैट्स वाई जो रिट पावर है ना हाई कोर्ट का, वो वाइडर है दैन द सुप्रीम कोर्ट। ये आपने बार बार पढ़ा होगा, एम लक्ष्मीकांत पे नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQ भी बनते हैं इसके, ठीक है। एंड कैन डील विद द केसेस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट, हाँ जिस भी स्टेट के जुरिडिक्शन के अंतर्गत ये आपका कोर्ट लाई करता है तो उन स्टेट के जो केसेस हैं वो डील करेंगे। साथ ही साथ इट एक्सरसाइजेज सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द कोर्ट्स जो इनके नीचे आती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेंगे? जो डिस्ट्रिक्ट का कोई केस है या फिर मैटर है उसको डील करेगा। साथ ही साथ उससे नीचे का जो लोअर कोर्ट्स है ना, डिस्ट्रिक्ट के नीचे हो सकता है, बहुत सारे ब्लॉक लेवल पर कोर्ट होंगे, तो उनके मैटर्स को एज एन अपील वो सुन सकता है। साथ ही साथ डिसाइड द केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, तो अगर कोई सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस का केस है तो उसको भी डील कर सकता है। इसको हम और भी फर्दर डिटेल में देखेंगे जब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाएंगे। ये तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया कि हाँ ये सब आप समझ लीजिए कि क्या स्ट्रक्चर होता है जुडिशरी का, है ना, सो दैट आपको बाद में आसानी हो। तो ये बात है। उसके नीचे हम चले तो सबऑर्डिनेट कोर्ट आ गए, तो ये भी जो है सिविल एंड क्रिमिनल नेचर के केसेस को डील कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्ट है, फैमिली कोर्ट्स हैं, ठीक है। फिर आपने लोक अदालत के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो वो सब भी है। वो सब हम जब सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्कस करेंगे ना तो वो सब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए डोंट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी विल कवर ऑल दीज बट कीप पेशेंस, ऑल डाउट्स विल बी क्लियर टू यू वंस वी फिनिश द कोर्स। तो अभी तक आपको क्या आनंद आ रहा है हमारे कोर्स से, क्या आप बेनिफिट पा रहे हो? आप अपने रिस्पॉन्स हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, ठीक है, सो दैट हम भी आपके रिस्पॉन्स को समझें कि जो अभी हमारी कमियां होंगी हम उसको दूर करेंगे, बट उसके लिए आपको रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा। सो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये हमने क्लियर कर दिया फ्रेंड्स। होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज कंसेप्ट, बिकॉज ये सब ऐसे बेसिक कंसेप्ट है ना जो एक बार समझ लेने के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं होगी बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी में। दैट्स वाई मैंने PDF बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक अप्रोच लिया कि बेसिक से एडवांस तक का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड ये बातें हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स वहीं पर होंगी जहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स कैसे होंगे? बिकॉज लॉ ही पालन नहीं किया जाता है, तो कोई व्यक्ति जो किसी अथॉरिटी का चहेता होगा वो अगर कोई क्राइम करता है तो हो सकता है उसको सज़ा ना मिले, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो एक साइलेंट फीचर्स है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो एक प्रकार से ये जो सिटीजन्स है ना, सिटीजन्स को दिया गया अधिकार है जो सिटीजन्स इंजॉय करते हैं, है ना, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फिर राइट टू इक्वलिटी है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप समझो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है तभी जो अथॉरिटी है वो हम पर कोई एक्सट्रीम एक्शन नहीं ले सकते, है ना। नहीं तो पहले के समय में क्या होता था, स्लेवरी सब सिस्टम होती थी, ठीक है। तो स्लेवरी सब क्या है, वो लिबर्टी के अगेंस्ट है। तो दैट्स वाई इंडिया में अब स्लेवरी नहीं है। तो ये सब थोड़ा सा आपको इंटरलिंक करना है पास्ट को प्रेजेंट से, थोड़ा सा कंपैरिजन करने का भी कोशिश करिए कि जो फंडामेंटल राइट्स आज हम एंजॉय कर रहे हैं एंड जो अधिकार, उसको तो अधिकार नहीं कहेंगे, जो पहले के समय में मिलते थे, मेडाइवल इंडिया में कहो या फिर ब्रिटिश इरा में कहो, तो कितना ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है हमारे अधिकारों को लेकर, ठीक है। तो जो पार्ट 3 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है। पहले 7 होते थे, राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, लेकिन उसको हटा दिया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बना दिया गया रेदर देन द फंडामेंटल राइट्स बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब आया था 44 CA, आप हमें बताओ।
एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक प्रिंसिपल कंटेन करता है कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जो पर्सन है उसको सर्टेन राइट्स इंजॉय करने का अधिकार है एज ए ह्यूमन बीइंग। एंड ये जो राइट्स के इंजॉयमेंट है वो डिपेंड नहीं करेंगे कि तुम माइनॉरिटी हो या फिर मेजोरिटी हो। ईच पर्सन इन इंडिया, खासकर अगर हम बात करें ईच सिटीजन इंडिया आर इंटाइटल्ड टू इंजॉय द सेम फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान ने दिया है, ठीक है। चाहे आप माइनॉरिटी हो, मेजोरिटी हो, चाहे आपकी लैंग्वेज अलग हो, चाहे आपका रिलीजन अलग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीज फंडामेंटल राइट्स विल बी इंजॉयड बाय ऑल, ठीक है। एंड किसी गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो इन राइट्स को व्यक्ति से छीने, ठीक है। एंड फंडामेंटल राइट्स, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रीलिम से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इसका मेन क्रक्स क्या है, क्या ये अचीव करने का प्रयास करता है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव करने का प्रयास करता है। ये अच्छे से याद रखना है। द एम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर मीट टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। लेकिन अगर हम DPSP के चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को अचीव करने की बात करता है। ये जरूर डिस्टिंक्शन याद रखना है आपको, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जब हमें फंडामेंटल राइट्स मिल रही है तो इसका मतलब ये फंडामेंटल राइट्स स्टेट के ऊपर लिमिटेशन लगाती है कि भाई साहब आप जो मन चाहे सिटीजन के साथ नहीं कर सकते, बिकॉज सिटीजन्स है फंडामेंटल राइट, एंड सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट के टायरनी वाले एक्शन को प्रिवेंट करता है। आर्बिट्री लॉज नहीं बना सकते स्टेट या अथॉरिटी, ठीक है। अपनी मनमानी नहीं कर सकते स्टेट या अथॉरिटी, ऑल ड्यू टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दे ऑपरेट एज ए लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड ये जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का सिंपल सा मतलब है कि अगर वायलेशन हो रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स का तो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में इन्फोर्सेबल करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कह सकते हैं कि पार्टिकुलर अथॉरिटी ने हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन किया है, तो जो कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाएगा, ठीक है। हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है। एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आप डेफिनेशन समझ लो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि जो सिटीजन है वो सुप्रीम है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या होगी कि जहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता हो, ठीक है, जहाँ पर हमें गवर्नमेंट को चुनने का, रिप्लेस करने का अधिकार हो। एंड हमारे पास है कि नहीं, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, पंचायती राज इलेक्शन रेगुलर होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अगर पसंद नहीं आए तो उसे हटाते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ जो सिटीजन है ना उसको इक्वल पार्टिसिपेशन का अधिकार है इन गवर्नमेंट डिसीजन, दैट्स व्हाई वी हैव द वन वोट पावर, ठीक है। एंड ईच वन वोट इज एबल टू मेक और ब्रेक द गवर्नमेंट। एंड साथ ही साथ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है या फिर मेजोरिटी गवर्नमेंट है वो एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। एंड साथ ही साथ इक्वलिटी इन लॉ एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक ऑफिस। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक ऑफिस में हमें देता है, यानी कि हम जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भी लड़ सकते हैं, यानी कि हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के पोस्ट के लिए भी बेसिकली कैंडिडेट के रूप में आ सकते हैं। तो ये सब आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी डिफाइंड एज ए डेमोक्रेसी इन विच फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ध्यान रखना है, पहली बात तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन टेक्स प्लेस एंड वी कैन रिप्लेस और चूज द गवर्नमेंट वेयर all the citizens have equal participation in the government decision and the government cannot do excess tyranny, ठीक है। and there is equality in law and also provide for equal opportunity to public office, ठीक है। ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पर हम नहीं कह सकते किसी व्यक्ति को कि भाई साहब तुम प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सब बातें नहीं है। तो दिस इज मीन टू बी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। होप आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गई होगी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, DPSP। तो मैंने आपको बताया था ना, देखो फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल राइट्स तो इन्फोर्सेबल है, ये हमें अधिकार देते हैं कि हम क्या क्या अधिकार इंजॉय करते हैं एज ए सिटीजन। उसी प्रकार से DPSP एक प्रकार से स्टेट को मोरल ऑब्लिगेशन देता है कि आपको इस देश के लिए क्या करना है ना, कौन से सोशल
स्कीम्स की तरफ जाना है, क्या वेलफेयरिज्म करना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल DPSP में लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, एज वेल एज जो आपके एजुकेशन के बारे में लिखा गया है, ठीक है, एंड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में दिया गया है कि अगर कोई गरीब है वो एक्सेस नहीं कर सकता जुडिशरी को बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी एंड नॉलेज, तो अल्टीमेटली फ्री लीगल एड की सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। तो ये सब क्या दिखा रहा है, ये सब कहीं ना कहीं जो लोगों के सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। इसीलिए जब भी आपको DPSP का एम पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है इट एम्स टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल पीपल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड ये वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को इस्टेब्लिश करने की बात करता है। तो दो बातें ध्यान रखनी है, DPSP पर MCQ बार बार आते हैं। पहली बात तो क्या है DPSP का मूल एम, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को इस्टेब्लिश करना है। फंडामेंटल राइट्स की हमने बात करी थी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है। एंड ये जो आपका DPSP है वह वेलफेयर स्टेट की बात करता है। तभी तो आप देखो वेलफेयर स्टेट कहाँ होगा जब हम वेलफेयरिज्म की बात करेंगे। तो प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्या है, एक वेलफेयरिज्म फीचर है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपके फ्री लीगल एड की बात की जाती है, ठीक है, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये सब आपके DPSP के प्रोविजंस है। तो ये सब वेलफेयर स्टेट में ही रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। एंड लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दे आर नॉन जस्टिसेबल, यानी कि जो भी DPSP में प्रोविजंस दिए गए हैं अगर स्टेट उसको फुलफिल नहीं करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी नहीं जा सकते टू इन्फोर्स ऑल दिस की सर स्टेट ने इस प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया है इसलिए आप एक्शन लो। तो जुडिशरी एक्शन नहीं ले सकती बिकॉज साफ साफ संविधान में लिखा गया दीज आर नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल इसलिए बनाया गया है बिकॉज जब हमारा देश आज़ाद हुआ था एंड जब संविधान बना था तो उस समय उतनी ज़्यादा रिसोर्सेस हमारे पास नहीं थी कि हम ये सारे वेलफेयर जो प्रोविजंस है उसको एक ही साथ इम्प्लीमेंट कर दे। साथ ही साथ हमारी जो सोसाइटी है उस समय इतनी ज़्यादा वेल एडवांस एंड लिटरेट नहीं थी कि हम इतने एडवांस प्रोविजन को इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें थी और भी कुछ कारण थे, हम डिस्कस करेंगे DPSP के साथ, लेकिन आपको कुछ ओवरव्यू मैंने दे दिया, ठीक है। एंड ये ध्यान रखना है ये कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। मिनर्वा मिल केस 1980 चला था और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो भारत का संविधान है वो फाउंड की गई है ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। ऐसा नहीं होगा कि DPSP के सारे प्रोविजंस को हम इम्प्लीमेंट करें और फंडामेंटल राइट्स को भूल जाए, या फिर ऐसा नहीं होगा कि फंडामेंटल राइट्स के सारे प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में हम DPSP या फिर सोशलिस्ट या फिर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर को भूल जाए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था और ये मैटर इसलिए आया था बिकॉज उस समय एक प्रकार से यूँ कहो कि बैटल चल रहा था कि हु इज़ सुप्रीम, DPSP सुप्रीम या फिर आपका फंडामेंटल राइट्स इज सुप्रीम। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कंक्लूजन दिया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। और मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया की फिलोसफी रही है वो मिडिल पाथ रही है। हमने 2-3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं मिडिल पाथ वाली फिलोसफी जहाँ भारत ने फॉलो किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो। तो ये हमने डिस्कस कर दिया फ्रेंड्स। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स की और फंडामेंटल ड्यूटीज। ये सब बैक टू बैक चैप्टर्स हैं आपके। फंडामेंटल राइट्स जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके बाद DPSP आएगा, उसके बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आएगा। तो फंडामेंटल राइट जो है वो लंबा चैप्टर होगा, बाकी सब तो आपके छोटे छोटे चैप्टर हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। क्या आपको मज़ा आ रहा है हमारे साथ पढ़ने में? तो जल्दी से आप लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में और उन्हें भी अपने साथ जोड़ें, ठीक है। तो चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं। आप हमें एक बात बताइए, जब हमने आपको फंडामेंटल राइट दिया, कुछ अधिकार दिया, ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी कुछ बनती है या नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है, क्योंकि जब तक आप फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो नहीं करोगे आप किसी न किसी फंडामेंटल राइट्स किसी पर्सन का वायलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जब हम फंडामेंटल राइट्स के अधिकार को देने की बात करते हैं इट कम्स विथ ए कंडीशन कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज कहीं ना कहीं फॉलो करनी है, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन नहीं की गई थी लेकिन इट वाज इनहेरेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो पता ही चल जाता था कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज भी साथ ही साथ आती है,
लेकिन उस समय वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था। दैट्स वाई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको बाद में इंसर्ट किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से, ठीक है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स को ही फॉलो करने पड़ते हैं, नॉन सिटीजन्स को नहीं, ठीक है। एंड क्या है ये फंडामेंटल ड्यूटीज? तो बेसिकली ये मोरल ऑब्लिगेशन है ना, नैतिक जिम्मेदारी जिसको हम कह सकते हैं सारे सिटीजन्स के ऊपर, कि पैट्रियोटिज्म के स्पिरिट को प्रमोट करे एंड देश की जो एकता अखंडता है उसको अपहोल्ड करके रखे। फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 11 है, वो सारे फीचर्स हम फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता चल गया ना, एक मोरल ऑब्लिगेशन है जो सारे सिटीजन्स को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। क्या कुछ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके थिंक कर सकते हो। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, ठीक है। एंड साथ ही साथ देख सकते हो टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। साथ ही साथ टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स। तो ये सब कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के एग्जांपल्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है। एंड ऐसा इसीलिए कि लेट्स से कि फंडामेंटल राइट्स आप इंजॉय कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे का जो फंडामेंटल राइट्स है वो आप हर्ट कर दो, ठीक है। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज दी जाती है, तभी तो देश की एकता अखंडता मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो ये बातें हुई। टोटल 11 फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये ध्यान रखना, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का रिकमेंडेशन है ना, वो स्वर्ण सिंह कमेटी से आया था, ये जरूर ध्यान रखना है। तो एक तो 42nd CA याद रखनी है, इसके तहत आपका आर्टिकल 51A है। आर्टिकल 51A में ही सारे फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, ठीक है। एंड स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ये सारे को एक्सेप्ट किया गया। एंड टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है अभी फ़िलहाल जो इंडियन सिटीजन्स को पालन करने पड़ते हैं। एंड ये मैंने देखो एक बताया है आपको बात कि जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स एक प्रकार से इट इज़ ए गारंटी टू द पीपल, लेकिन जो ड्यूटी है ये ऑब्लिगेशन है जो सिटीजन्स को परफॉर्म करने हैं, ठीक है। एंड लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने देखा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको, एंड DPSP ये सब हमने देखा। चलिए अब हम चलते हैं इंडियन सेकुलरिज्म की तरफ। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन सेकुलरिज्म, ये ध्यान रखना है सेकुलरिज्म का मतलब क्या। सेकुलरिज्म का मतलब ये सिंपल सा मतलब हुआ कि आइदर वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन इक्वली और either we as a state disassociate ourselves from the religion, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया कि complete dissociation of religion with the state, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। एंड ये जो हमने आपको ये कंसेप्ट बताया है कि वी विल ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, ये इंडियन सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, ठीक है। और इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट यानी कि इंडिया की कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं देखोगे, अनलाइक आवर नेबरिंग नेशंस लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ के तो ऑफिशियल रिलीजन है, बट इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है। एंड इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो आपको सेकुलरिज्म की खुशबू देंगे, ठीक है। सेकुलरिज्म का फीचर्स आपको कण कण में दिखेगा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये पता होना चाहिए आपको। एंड जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है सेकुलर डेमोक्रेसी का अगर देखा जाए हमारे संविधान के अनुसार, तो पहली बात तो ये है कि जो स्टेट है उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। स्टेट को आप गवर्नमेंट मान सकते हो, स्टेट को अथॉरिटी मान सकते हो, ठीक है। तो स्टेट विल नॉट आइडेंटिफाई इटसेल्फ विथ और बी कंट्रोल्ड बाय एनी रिलीजन, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो स्टेट है वो गारंटी करता है टू एवरीवन द राइट टू प्रोफेस वॉट एवर रिलीजन वन चूजेस टू फॉलो। ये तो आपको पता ही ना, आर्टिकल 25, 26 ये सब आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, ठीक है। एंड ये भी अधिकार देता है कि आप अगर रिलीजन को मानना चाहो तो मानो, नहीं मानना चाहो तो नहीं मानो, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन होगा। एंड
दैट्स वाई स्टेट कैन नॉट अकॉर्ड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू एनी ऑफ द रिलीजन। तभी तो सेकुलरिज्म होगा ना। सेकुलरिज्म तभी होगा जब हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देंगे टू ए पार्टिकुलर रिलीजन, हम सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है। एंड नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी शोन बाय द स्टेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ हिज रिलीजन और फेथ। दैट्स वाई आप देखते हो ये जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ना, कोई रिलीजन का ग्राउंड के आधार पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी है, वोटिंग राइट है। क्या हम रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि भाई साहब ये रिलीजन का है इसलिए वोटिंग देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये सब एविडेंसेस है जो हमें सेकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है। एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी है हमारे देश में, जो अभी हमने आपको बताया है ना, विच इंटाइटल्स एनी इंडियन सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, वो हाईएस्ट ऑफिस अटेंड कर सकती है, प्रेसिडेंशियल ऑफिस अटेंड कर सकती है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो कंटेस्ट कर सकती है, ठीक है, या फिर कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को ज्वाइन कर सकती है। एंड ये सबसे महत्वपूर्ण फीचर है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ सेकुलरिज्म, कि जहाँ पर हाईएस्ट से हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए भी कहीं ना कहीं फुल सेकुलरिज्म फीचर्स रिफ्लेक्ट होता है हमारे देश में। एंड इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, दिस डज नॉट मीन्स कि स्टेट इन इंडिया इज एंटी रिलीजियस, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि सेकुलर स्टेट का मतलब ये नहीं कि कोई रिलीजन को ही नहीं मानता है, बल्कि ये कंसेप्ट है कि इंडिया ट्रीट्स ऑल द रिलीजन इक्वली, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देता है। एंड जो वेस्टर्न कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का, वेस्टर्न कंसेप्ट यानी कि जो यूरोप सब में फॉलो की जाती है, वहाँ पर आपका कंप्लीट सेपरेशन होता है रिलीजन और स्टेट से, है ना। तो स्टेट अलग एंड रिलीजन अलग, है ना। तो उसी को हम कहते हैं निगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, कि वैसा हम कंप्लीट सेपरेशन कर दे रहे हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हम पॉजिटिव कंसेप्ट अपनाते हैं, यानी कि सबको हम इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, ऑल द रिलीजन्स, या फिर सारे रिलीजन को हम इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये है आपका इंडियन सेकुलरिज्म। तो इंडियन सेकुलरिज्म इज बेस्ड ऑन पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, एंड जो आपके वेस्टर्न कंसेप्ट सेकुलरिज्म के वो निगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म पर आधारित है। यहाँ से आपका मेंस क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आज मैं आपको सारा ये भले ही 20 मिनट एक्स्ट्रा लेके, बट वी विल डिस्कस ऑल द सैलिएंट फीचर्स। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये तो सबसे अनोखा फीचर है। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे संविधान निर्माता ने हमें इक्वल वोटिंग राइट्स दिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, तो उस समय यानी कि 1950s के दौरान ऐसे बहुत सारे एडवांस कंट्री थे जब महिलाओं को वोटिंग अधिकार नहीं दिए थे। तो आप समझ सकते हो कितनी दूरगामी सोच हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स की थी, जो रिफ्लेक्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में, ठीक है, प्रीएम्बल में भी रिफ्लेक्ट होती है, डीपीएसपी में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस के बारे में तो जानते ही आप कि एवरी सिटीजन हैव राइट टू इक्वल वोट, एंड कोई भी इंडियन नागरिक जो 18 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा की उम्र में है तो उनको वोटिंग अधिकार है इन द इलेक्शंस, इर्रेस्पेक्टिव कि वेदर इट्स कास्ट इज़ वॉट, सेक्स इज़ वॉट, रेस इज़ वॉट, या फिर रिलीजन इज़ वॉट, ठीक है। एंड आप हमें बताओ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ना जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वोटिंग राइट्स की उम्र थी ना 21 ईयर्स थी, उसको घटाकर 18 किया गया था। कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत? क्या वो 59 CA था, या फिर 60th CA था, या फिर 61st CA था, या फिर 62nd CA था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड जाहिर सी बात है UAF यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पॉलिटिकल इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फीचर इज योर सिंगल सिटीजनशिप। ये तो मैंने आपको सिटीजनशिप के ही चैप्टर में डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। तो फेडरल स्टेट में क्या होता है जनरली कि डबल सिटीजनशिप, एक तो स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है, एक तो आपका पूरा जो यूनियन है उसकी भी सिटीजनशिप होती है। लेकिन इंडिया डिस्पाइट ए फेडरल स्टेट, बट यहाँ पर आपका सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। USA में आपका डबल सिटीजनशिप चलता है, एक स्टेट का भी एक यूनियन का भी। एंड इंडिया में देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप। एंड ये जो वन सिटीजनशिप है ना, ये इंटीग्रेशन का एक मान के चलो कि जरिया है। ये जो हमारे देश की यूनिटी इंटीग्रिटी है ना, इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय आवर सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है।
तो ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया इर्रेस्पेक्टिव कि आपने सिटीजनशिप किस तरीके से एक्वायर करी हो अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, लाइक नेचुरलाइजेशन या फिर बाय बर्थ या फिर बाय डेसेंट या फिर बाय रजिस्ट्रेशन, वो मैटर नहीं करता है। एक बार सिटीजनशिप बन गए तो आप इक्वली इंटाइटल्ड हो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर गवर्नर हो, ठीक है, ये सब बातें। एंड सिंगल सिटीजनशिप हैज़ इंश्योर्ड सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो ये सबसे अच्छा फीचर्स है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। एंड वी हैव द नेक्स्ट फीचर्स इंडिपेंडेंट बॉडीज़। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज यानी कि आपने इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बारे में पढ़ा होगा, कंपटीटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, इलेक्शन कमीशंस हो गए जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। आप समझ सकते हो इतना बड़े पॉपुलेशन का देश एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंडक्ट करवाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। एंड साथ ही साथ और भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो कहीं ना कहीं देश में जो भी आपके लॉज या प्रोविजंस है उसको टाइम टू टाइम रेगुलेट करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, है ना। तो वही मैंने आपको बताया कि सिर्फ हमारे भारतीय संविधान ने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशियल ऑर्गन्स ही नहीं प्रोवाइड किए, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, बल्कि सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज भी इस्टेब्लिश की करवाई हैं, ठीक है, जो एक प्रकार से डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया इलेक्शन कमीशन। अब समझो इलेक्शन कमीशन अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने में समर्थ नहीं होगा तो डेमोक्रेसी क्या टिक पाएंगी? नहीं ना। दैट्स वाई जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बनाई गई हैं, ठीक है, ये बातें हो गई। और चलिए नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में हमने डिस्कस भी किया था एक बार, आई थिंक सो कि हाँ, समरी में जब हम डिस्कस कर रहे थे शुरुआत के लेक्चर्स में। तो इमरजेंसी प्रोविजंस में आपको समझने की बात ये है कि लेट्स से कि जब नॉर्मल सिचुएशन चल रहा होता है हमारे देश में, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई आपकी देश की एकता अखंडता को खतरा नहीं है, तब तक तो हमारे फेडरल फीचर्स जो भी है वो चलते हैं, है ना। स्टेट अपनी ऑटोनॉमी इंजॉय करती है, स्टेट अपने अधिकार इंजॉय करते हैं। लेकिन लेट्स से कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमारे देश की एकता अखंडता को खतरा आ जाए, है, जैसे एक समय था इंडो चाइना वॉर हुआ था या फिर इंडो पाक वॉर हुआ था। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है ना, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पूरी जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको देख रेख करने लग जाती है, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजन लाने का मकसद यही था कि जब कभी देश की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी पर खतरा पहुंचेगा तो फिर जो यूनियन है इट विल बिकम सो पावरफुल कि स्टेट जो है या फिर फेडरल फीचर्स जो है थोड़ी सी झप जाएंगी, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है ऑल्सो फोरसो कि देयर कुड बी द सिचुएशन वेयर द गवर्नमेंट कुड नॉट रन इन एन ऑर्डिनरी टाइम्स, है ना। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट सिस्टम है फेडरल प्लस जो आपके सेंट्रल, ऑर्डिनरी टाइम्स में तो चलो ठीक है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो फेडरल सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम ना करे, यानी कि एक्सटर्नल सिचुएशन मान सकते हो लेट से। तो ऐसे सिचुएशन को कोप करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इमरजेंसी प्रोविज़न देता है। और जो रैशनैलिटी है बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज प्रोविजंस वो मैंने आपको बताया ही है, टू सेफगार्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एट लार्ज, ठीक है। एंड इमरजेंसी के दौरान मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑल पावरफुल बन जाती है एंड स्टेट जो है वो कंप्लीट सेंटर के कंट्रोल में हो जाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है स्टेट के ऊपर भी लॉ बना सकती है। अभी नॉर्मल सिचुएशन में लॉ बना सकती है क्या? स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर नहीं बना सकती, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में वो सारे काम कर सकती है जो स्टेट करता है ना। एंड दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, तो आप देख सकते हो कि ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम हो रहा है फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी, ठीक है। तो यूनिटरी कब? इमरजेंसी टाइम में, फेडरल कब? नॉर्मल टाइम जब चल रहा हो। तो ये भी एक यूनिक फीचर है कि एग्जैक्ट एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि पॉलिटिक्स सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ठीक है।
तो ये बातें हो गई। साथ ही साथ अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड समझो कि ब्रिटिश इरा से ही चलती आ रही थी, है ना, जो आपका 1916 के दौरान जो आपका मूवमेंट चला था, क्या तो मूवमेंट का नाम था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक साहब थे एज वेल एज एनी बेसेंट थी, ठीक है, हाँ याद आया, होम रूल लीग, ठीक है। तो उस समय से ही लोकल गवर्नमेंट की बात करी जा रही थी, सेल्फ ऑटोनॉमी की बात करी जा रही थी, ठीक है। तो वो सभी प्रोविजंस कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो वैसे तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो आपका 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था, 2 टायर था। 2 टायर कहने का मतलब देयर विल बी ए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट एंड देयर विल बी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन 3 टायर में क्या हो गया कि देयर विल बी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो पंचायती म्यूनिसिपैलिटीज़ देखते हो ना, ये सब आपका 3 टायर सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द ड्यूल पॉलिटी एंड सेंटर एंड स्टेट्स के पावर सब थे। एंड बाद में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, 73rd एंड 74, एंड अल्टीमेटली 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट एड हुआ, दैट इज योर लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो 73rd अमेंडमेंट है ना, ये आपका जो पंचायत है या फिर रूरल लोकल गवर्नमेंट्स, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया एंड सर्टेन प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू द पंचायती राज सिस्टम वो ऐड किए गए। साथ ही साथ एक न्यू पार्ट ऐड किया गया, एक न्यू शेड्यूल एक्ट किया गया, दैट इज शेड्यूल 11, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत पहली बात तो ये कि रिकॉग्निशन टू द पंचायत एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि एक न्यू पार्ट दैट इज़ पार्ट 9, एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात एक न्यू शेड्यूल दैट इज शेड्यूल 11, जो पंचायती राज के क्या फंक्शंस होंगे वो बात करता है शेड्यूल में, ठीक है। उसी प्रकार से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की गई 1992 में, एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देता है म्यूनिसिपैलिटीज़ को। म्यूनिसिपैलिटीज़ बेसिकली अर्बन रीजन्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो इंडिया है इसमें आपको कम्बिनेशन ऑफ अर्बन रीजन्स प्लस रूरल रीजन मिल जाएंगे। तो रूरल रीजन के लिए आपका पंचायती हो गया एंड अर्बन रीजन्स के लिए आपका म्यूनिसिपैलिटीज हो गई। तो 74th CAA में आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करता है, जिसमें एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9A, एंड एक नया शेड्यूल, शेड्यूल 12, जो बेसिकली म्यूनिसिपैलिटीज़ के फंक्शंस की बात करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। 73rd के और 74th के मैंने 2-3 बातें बताई हैं। पार्ट 9 जो है 73rd यानी कि रूरल लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजंस इसमें है। साथ ही साथ जो आपका 74th CAA है, इसमें पार्ट 9A के तहत इसको ऐड किया गया है ना, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी, एंड जो आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो भी आपके फंक्शंस है वो शेड्यूल 12 में दिए गए हैं, एंड जो आपके रूरल लोकल गवर्नमेंट के जो भी आपके फंक्शंस है प्रोविजंस है वो आपको शेड्यूल 11 में दिए गए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए हम चलते हैं लास्ट फीचर्स, दैट इज जो वैसे तो बहुत सारे फीचर्स है आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इतना काफ़ी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं ये बार बार आप पढ़ते होंगे। अमूल क्या है, अमूल जो दूध वाला कंपनी है, ये बेसिकली कोऑपरेटिव्स है ना। बहुत सारे जो मिल्क फार्मर्स इंटीग्रेट हुए और अल्टीमेटली उन्होंने दूध सप्लाई करना शुरू किया एक इंटीग्रेटेड वे में। तो एक प्रकार से आज देखो आप इतनी बड़ी कंपनी अमूल बन गई है एज ए कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो कोऑपरेटिव की अगर हम बात करें तो एक ऑटोनोमस एसोसिएशन, मान लो पर्सन का, व्यक्ति का, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 100 व्यक्ति एक साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, है ना, अपने कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर नीड्स के लिए। याद रखना, जो नीड्स हो सकता है वो इकोनॉमिक नीड्स हो सकता है, जो नीड हो सकता है वो सोशल नीड हो सकता है, जो नीड हो सकता है वो कल्चर नीड हो सकता है, एंड अपने एम एंड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का प्रयास करते हैं थ्रू ए जॉइंटली ओन्ड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज, ठीक है। तो ओरिजिनल संविधान में कोऑपरेटिव्स को संवैधानिक स्टेटस नहीं दिया गया था, लेकिन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 लाया गया, जो पिछले साल न्यूज़ में भी थी, ठीक है। इसके तहत कोऑपरेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, एंड कहीं ना कहीं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो प्रोटेक्शन है वो और ज़्यादा मजबूत हुआ, ठीक है। एंड 3 चेंजेस हुई थी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत संविधान में। पहली बात तो ये
कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 में आप पढ़ते हो, ये ध्यान रखना है आपको एक प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत क्या हुआ कि आपका जो कोऑपरेटिव्स है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 चेंजेस संविधान में हुए। पहली बात तो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ नाउ ए फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डीपीएसपी में भी चेंज किया गया, जिसमें एक प्रोविज़न डाला गया प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आप आर्टिकल 43B के तहत भी पढ़ोगे। जब आप डीपीएसपी का चैप्टर खोलोगे आर्टिकल 43B नेट पर भी सर्च कर सकते हो, तो आपको लिख कर आएगा प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। साथ ही साथ एक नया पार्ट संविधान में, दैट इज योर पार्ट 9B, जो कोऑपरेटिव्स के लिए एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है, उसको ऐड किया गया और पार्ट 9B का नाम जो है आपका वो द कोऑपरेटिव सोसाइटीज रखा गया था। एंड जो आर्टिकल्स डाले गए हैं आर्टिकल 243ZH टू आर्टिकल 243ZI। एंड ये जो पार्ट 9B है, इट कंटेन्स द वेरियस प्रोविजंस टू इंश्योर कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इन द कंट्री वो डेमोक्रेटिकली परफॉर्म करे, प्रोफेशनली परफॉर्म करे, ऑटोनोमस तरीके से परफॉर्म करे एंड इकोनॉमिकली साउंड मैनर में परफॉर्म करे। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड होप ऑल योर डाउट्स गेट्स क्लियर टू यू। एंड ऐसे अगर कोई भी डाउट्स आपके मन में रहते हैं तो यू कैन सेंड योर डाउट इन द मेल। मैंने तो मेल प्रोवाइड करना भी शुरू कर दिया है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, देयर विल बी नो इश्यू। और मैंने जब आपका चैप्टर ख़त्म कर दिया है तो आपकी एक ड्यूटी बनती है कि फर्स्ट you should revise all the PDF. I will upload this on the Telegram channel and then you should solve the question which I have mentioned below. तभी आपका ब्रेन खुलेगा, ब्रेन ओपन होगा, तभी आप आंसर लिख सकते हो in the real examination environment. So don't try to skip. Once the topic gets clear, start writing and संतुष्ट हो जाइए कि हाँ मैंने ये टॉपिक ख़त्म कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जामिन हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक इन इट्स ओन वे डिस्पाइट बीइंग एन एमलगमेशन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड। तो कैसे हमारा भारतीय संविधान यूनिक है, तो और कुछ नहीं बल्कि सैलिएंट फीचर्स लिखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्पाइट वी हैव टेकन वेरियस प्रोविजंस फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो यूनिकनेस है ना, कैसे आपको बताना है कि हमारे नीड्स एंड एस्पिरेशन के अनुसार हमें जो ज़रूरत पड़ी वो हमने उठाया, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन देना है अबाउट स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो यूनिक प्रोविजन है। वैसे तो 18 प्रोविजन है, लेकिन आपको सेलेक्टिव यहाँ पर रहना है कि जो प्रायोरिटी बेसिस पर चुननी है उससे आपको चुनना है। साथ ही साथ कंक्लूड कर लेना है आपको कि हाउ इट इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर अदर डेमोक्रेसी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। होप यू एंजॉयड ऑल दीज डिस्कशंस। एंड अगर आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट forget to revise the PDF, don't forget to write the answer and send it to the mail which I have provided. इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ेगी, आप एक कंटिन्यूस फीडबैक सिस्टम के इंटीग्रेटेड वे में रहोगे, जो आपको डेफिनेटली बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है। सो फ्रेंड, फॉर नाउ वी आर एंडिंग द क्लास। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू वेरी मच।